काफ़ी सारे विधायक ने शिकायत लेके आपके पास आते थे कि अधिकारी दरअसल वहाँ पे उनकी बात सुनते नहीं। उसकी शिकायत दीजिए, जानकारी दीजिए। जो आपने हिस्सेदारी लेने की बात थी और जो नया विधानसभा बनाने की बात थी, कहाँ तक आगे बढ़े? प्रक्रिया जारी है। मुझे पूरी उम्मीद है कि उसके अंदर हमें सफलता मिलेगी। पंचकूला को किस तरीके से आप आगे लेके जा रहे हैं? लगभग 5,000 करोड़ रुपए की विकास के काम हमने पंचकूला विधानसभा के अंदर पिछले 8 साल के अंदर किए। देखिए व्यक्तित्व एसोसिएट डायरेक्टर मनीष कुमार के साथ आज शाम 7:25 पर और रविवार सुबह 9:25 पर सिर्फ खबर फास्ट पर। हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष नाम ले ना ले, लेकिन जहन में खुद ब खुद एक ऐसे व्यक्तित्व की तस्वीर घूमने लगती है जिनका नाम है ज्ञानचंद गुप्ता। गुप्ता जी का चंडीगढ़ की राजनीति से पुराना नाता रहा है। गुप्ता जी न सिर्फ विधानसभा के अध्यक्ष हैं, बल्कि ये स्थानीय विधायक भी हैं। अपने अथक प्रयासों और जनता की सेवा भावना के चलते आज गुप्ता जी प्रदेशवासियों के दिल पर राज कर रहे हैं। अगर इनके व्यक्तित्व की बात करें तो साफ छवि, मिलनसार स्वभाव और क्षेत्र के विकास की चाह के चलते गुप्ता की छवि विकास पुरुष की बनती जा रही है। यही वजह है कि खबर फास्ट के एसोसिएट डायरेक्टर मनीष कुमार ज्ञानचंद गुप्ता से रूबरू हुए और उनके राजनीतिक कार्यों और सफरनामे पर खुलकर बात की। नमस्कार, मैं मनीष कुमार और आप देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम व्यक्तित्व। आज दरअसल इस व्यक्तित्व कार्यक्रम में जिन व्यक्ति का हम चर्चा करने जा रहे हैं उनका सफ़र अगर बात करें तो व्यापार से लेके और राजनीतिक सफ़र के ऊपर चर्चा करेंगे और जिन्होंने एक आटा मिल से अपने जीवन की शुरुआत की थी और आज राजनीतिक कदम में उन्होंने पार्षद बने और पार्षद से फिर विधायक और विधायक से आज हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष हैं। यानी हम उनकी बात कर रहे हैं श्री ज्ञानचंद गुप्ता जी की। नमस्कार गुप्ता जी। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार सर, बात करें आटा चक्की मिल, वो रामा फ्लोर मिल के नाम से मशहूर था और फिर चंडीगढ़ पार्षद बने और 2 बार विधायक, अब विधानसभा अध्यक्ष के पद पे अभी है। कैसा सफर रहा? देखिए मनीष जी, मैं समझता हूँ कि लगभग 40 वर्ष का जो सफ़र, जो 1980 में मैं पहली बार भारतीय जनता पार्टी के एक सदस्य के रूप में और जैसा आपने कहा कि व्यापार प्रकोष्ठ के कन्वीनर के नाते मेरी शुरुआत हुई थी। तो आपने ठीक कहा कि मैंने व्यापार किया, खूब किया और व्यापार में भी सच्चाई से और ईमानदारी से काम करने का प्रयास किया। और उसके पश्चात जैसा मैंने कहा कि राजनीतिक शुरुआत 1980 में हुई। संगठन के अंदर विभिन्न जिम्मेवारियां मिली। भारतीय जनता पार्टी चंडीगढ़ के सचिव के नाते, उपाध्यक्ष के नाते, फिर अध्यक्ष के नाते 3 बार चंडीगढ़ प्रदेश का भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष रहने का मुझे अवसर मिला। आज आपने कहा कि 2 बार मैं विधायक, दूसरी बार मैं विधायक हूँ और विधायक के नाते भी जो ईमानदारी से जो काम जन सेवा का है वो मैंने करने का प्रयास किया। जहाँ पर भी मुझे जो जिम्मेवारी मिली, चाहे वो विधानसभा अध्यक्ष के नाते, मैंने कोशिश की है कि वो जिम्मेवारी को ईमानदारी से और निष्ठा से उसको मैं पूरा करूँ। लगभग पिछले 3 वर्ष से विधानसभा के अंदर बहुत सारे नई शुरुआत हमने की है। और आपको याद होगा लगभग 1 वर्ष पहले हमने एक संकल्प किया था कि हम अपनी विधानसभा को ई-विधानसभा बनाएं। और आज आपके सामने बैठकर मुझे बताते हुए ये खुशी भी है कि वो ई-विधानसभा जो हम सोच रहे थे कि बनेगी या नहीं, उसका कामकाज पूरी तरह से पिछले सत्र के अंदर आपने देखने को मिला।
पिछले सत्र के अंदर चाहे वो कोई क्वेश्चन आंसर थे, कोई रेजोल्यूशंस थे, या सरकार की तरफ से कोई बिल थे, या जो हमारे प्रश्न उत्तर जो विधायकों के रहते हैं, उन सब के अंदर हमने ई विधान से या डिजिटल वे से काम किया। और विधानसभा के अंदर और भी हमने कुछ नए प्रयोग किए हैं जो दूसरी विधानसभाओं के अंदर नहीं है। जैसे हमने यहाँ पहली बार विधानसभा के अंदर जो क्वेश्चन जो लगते हैं विधानसभा के अंदर विधायकों के, अक्सर विधायकों को ये शिकायत रहती थी कि जो स्पीकर है वो जो जिस पॉलिटिकल पार्टी से संबंधित होता है उस पार्टी के विधायकों के प्रश्न ज़्यादा लगाता है और जो सत्ता विपक्ष के लोग हैं उनके प्रश्न कम लगते हैं। लेकिन मैंने उस आशंका को दूर करते हुए एक नया सिस्टम किया, ड्रॉ ऑफ लॉट्स, कि जिसकी भी ये लॉटरी निकलेगी उसका प्रश्न पहले लगेगा। और जिसका मैं समझता हूँ कि सभी जो हमारे सम्मानीय सदस्य हैं उन सब ने अप्रिशिएट किया। अभी हमने एक और नया प्रयोग जो मैं दावे से कह सकता हूँ, मुझे उस बात का जो अभी पीछे सम्मेलन भी हुआ था सभी ऑल इंडिया स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस, जब मैंने उनको ये बताया कि हमने एक नई प्रथा शुरू की है कि कोई भी हमारा सम्मानीय विधायक हर महीने 3 प्रश्न किसी भी डिपार्टमेंट से पूछ सकता है, वो सेशन में हो या ना हो। ज़रूरी नहीं, आज तो इससे पहले क्या था कि जब सेशन होता था सेशन के दौरान ही हम प्रश्न पूछ सकते थे। लेकिन अब जो व्यवस्था हमने की है कि सेशन हो ना हो, हर महीने 3 प्रश्न विधायक वो किसी भी डिपार्टमेंट से पूछ सकते हैं। एक विधायकों की आपने बात करी कि विधायक जो हैं अपने सवाल लेके आ सकते हैं या उनको जो क्वेश्चन होता है वो नोटिस सिस्टम भी आपने किया, बहुत सारी सुविधाएं आपने विधायकों के लिए किया। एक आपने एक और भी बात रखी थी जो विधायक, काफ़ी सारे विधायक ने शिकायत लेके आपके पास आते थे कि अधिकारी दरअसल वहाँ पे उनकी बात सुनते नहीं, तो उसको लेके आपने एक कमेटी भी बनाई थी और एक ये कहा था कि अब अधिकारी को सुनना पड़ेगा। तो उसमें क्या लग रहा है आपको कि कितने सुधार हुआ है या आने वाले समय में उसके लिए और क्या क्या? मनीष, बिल्कुल आपने सही, और हमने अब कहा हुआ है कि अगर आपकी 3 कॉल कोई भी अधिकारी रिप्लाई नहीं करता, आप लिख करके विधानसभा के सेक्रेटरी को उसकी शिकायत दीजिए, जानकारी दीजिए, और उस अधिकारी को विधानसभा में बुला करके हम उससे पूछेंगे कि क्या कारण है कि आपने 3 टेलीफोन आने के बाद भी जो विधायक के फ़ोन का जवाब नहीं दिया। तो मैं समझता हूं कि उससे जो एक जवाबदेही है जी अधिकारियों की, वो काफ़ी हद तक बड़ी है। इसके अब इक्का दुक्का कोई शिकायत ही शायद आती होगी, अब सभी व्यवहारियों जो अधिकारियों की तरफ से जो है वो अच्छा एक व्यवहार जो है अपने विधायकों के साथ नजर आता है। विधानसभा में हरियाणा की हिस्सेदारी को लेकर आप बहुत एक्टिव रहे, जो भी भरसक प्रयास रहा आपने प्रयास किया। उसके बाद नए विधानसभा बनाने की भी बात हुई, जगह भी देखा गया। उस जो आपने हिस्सेदारी लेने की बात की और जो नया विधानसभा बनाने की बात की, कहाँ तक आगे बढ़े? देखिए, क्योंकि एक लंबा अंतराल 1966 में हरियाणा का गठन हुआ था, हरियाणा विधानसभा बनी। आज 2022 है, 23 है, लगभग 55 साल तक, 50 साल तक यदि हम कोई अपनी हक या अपनी मांग या अपनी ज़रूरत को बताएंगे ही नहीं, तो 50 साल बाद जो बात करना वो थोड़ा सा मुश्किल हो। बिल्कुल। लेकिन मैंने प्रयास किया, मुझे लगा कि जो अपना हक है वो हमें मिलना चाहिए। जब विधानसभा
हरियाणा और पंजाब का डिवीज़न हुआ था जी तो 60% हिस्सा आपका था और 40% हिस्सा जो था वो हरियाणा का था। लेकिन उस समय हमें 40% हिस्सा नहीं मिला, केवल 27% हिस्सा जो था वो हरियाणा को मिला। असल में तो ये उसी टाइम हमें विरोध करना चाहिए था, हमने अपना प्रोटेस्ट करना चाहिए था और वो 13% बकाया हिस्सा उस समय लेना चाहिए था। लेकिन जो ही मुझे ये जिम्मेवारी मिली, मुझे इस बात की जानकारी अधिकारियों ने दी कि हमारा 13% हिस्सा पंजाब के पास है, तो मैंने अपना प्रोटेस्ट भी किया। विधानसभा के अंदर सभी पार्टियों ने मिलकर के रेजोल्यूशन भी किया। हम जो चंडीगढ़ के प्रशासक और पंजाब के राज्यपाल हैं उनसे भी मिलकर के हमने मांग की कि जो हमारा 13% हिस्सा जो रिटन है एग्रीमेंट, उसके वो जो हिस्सा हमें मिलना चाहिए। उसके ऊपर भी हमने प्रयास किया। और जो नई विधानसभा की बात जहाँ तक करें, क्योंकि आज जो विधानसभा की हमारी परिस्थिति है जी आज, जैसे मैंने कहा कि 1966 के अंदर विधानसभा बनी थी, उस समय विधानसभा के 54 सदस्य थे, 54। जी 66 से बढ़कर के अब तक वो सदस्यों की संख्या ज्यों-ज्यों भी डिलिमिटेशन हुई बढ़ती चली गई, वो 90 हो गई। जी अब क्योंकि 2026 में दोबारा डिलिमिटेशन होने वाली है और जो संभावित संख्या है वो 126 है। लेकिन हमारी विधानसभा में आपने देखा है कि वहाँ 90 सदस्यों के बैठने की भी मुश्किल से व्यवस्था की। 2026 में जब संख्या 125 हो जाएगी तो हम उनको कहाँ पर बिठाएंगे, ये हमें अभी सोचना ज़रूरी है। जी तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए मैंने आदरणीय मुख्यमंत्री जी से, मुख्यमंत्री जी ने फिर जो पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक हैं उनसे निवेदन किया है कि हमें कम से कम 10 एकड़ ज़मीन चंडीगढ़ में मिले, ताकि हम एक अच्छा भवन जो है विधानसभा का यहाँ पर बना सकें। और वो प्रक्रिया जारी है। मुझे पूरी उम्मीद है कि उसके अंदर हमें सफलता मिलेगी, जल्दी ही सफलता मिलेगी। बात करते हैं विधानसभा अध्यक्ष के साथ साथ आप पंचकुला के विधायक भी हैं। पिछले लगभग बात करें तो लगभग 8 साल हो गए, 8 साल से कुछ समय ज़्यादा ही हो गया। जब आप विपक्ष में होते थे तो आपने बात कही थी कि आप हमें सत्ता दो, विधायक बनाओ, पंचकुला को पेरिस बना दें। तो पंचकुला ये मनीष जी मैंने नहीं कहा, पंचकुला कुछ को लोगों ने कहा जरूर, पर लेकिन हमने कभी ये नहीं कहा कि आप हमें विधायक बनाइए, हम पंचकुला को पेरिस बनाएंगे। लेकिन ये जरूर कहा कि हम पंचकुला को स्वच्छ, सुंदर और हरा भरा पंचकुला बनाएंगे। ये हमारी कमिटमेंट आज भी है और हम उसका प्रयास कर रहे हैं। तो पंचकुला को पेरिस बनाने में या पंचकुला को गुड़गांव जैसे मेट्रो सिटीज़ में आपने आगे से आगे और भी काम हुआ है, लेकिन पंचकुला को किस तरीके से आप आगे लेके जा रहे हैं, क्या विकास किया और क्या आपको ऐसा लग रहा है कि और चीज़ें इसके अंदर होनी चाहिए? देखिए मनीष जी, मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि ये जो मेरा 8 साल का वक्फा है जी 5 साल पहली टर्म में थे, 3 साल इस टर्म के हो गए हैं, लगभग 8 वर्ष हो गए। इसको अगर यूँ कह लीजिए 8 साल बनाम 48 साल, क्योंकि हरियाणा विधानसभा को बने हुए लगभग 52-53 साल हो गए, 54 साल हो गए। तो 8 साल के अंदर जो विकास के हम काम किए हैं, मेरा दावा है कि हमने जितना पैसा इन 8 साल के अंदर पंचकुला के विकास के लिए खर्च किया है वो पिछले 48 साल के अंदर नहीं।
लगभग 5,000 करोड़ रुपए की विकास के काम हमने पंचकूला विधानसभा के अंदर पिछले 8 साल के अंदर किए हैं। ऑन रिकॉर्ड हैं, और कोई भी यदि दूसरा कोई विपक्ष का साथी एक एक रुपए का अकाउंट चाहेगा कि कहाँ कहाँ पैसा खर्च किया, वो मैंने अपने अकाउंट के अंदर, अपनी जो 7 साल के बाद पुस्तक छापी थी उसके अंदर भी, और अब 8 साल के बाद भी हमने जो अकाउंट्स किया है उसके मुताबिक 5,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा के विकास काम यहाँ हुए। मैं मुख्य 4 या 5 काम आपको बताऊंगा जो 2014 से पहले लटके हुए थे। सबसे पहले हमारा काम था पंचकूला से यमुनानगर तक नेशनल हाईवे, 2006 से पेंडिंग था, 2014 तक नहीं हुआ। लेकिन जो ही हमारी सरकार आई, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, और नितिन गडकरी जी जो हमारे सड़क के जो मंत्री बने जी, मैंने उनसे निवेदन किया। 2015 के अंदर ये कार्य शुरू हुआ सड़क निर्माण का, और 2017 के अंदर ये कंप्लीट हो गया। क्योंकि नरेंद्र मोदी जी, जैसा मैंने बताया कि पंचकूला में वो उनका रहना हुआ, उनका आशीर्वाद पंचकूला के वासियों के ऊपर बहुत बड़ा रहा। सबसे पहली सौगात पंचकूला को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी के रूप में लगभग 200 करोड़ रुपए से इस इंस्टीट्यूट का निर्माण हुआ। आज वहाँ पर क्लासेस लग रही हैं, और बच्चे वहाँ से जो ट्रेनिंग लेकर के वो आज विभिन्न विभाग जो अपने संस्थानों के अंदर वो कार्य कर रहे हैं। यहाँ पंचकूला के अंदर 7 या 8 घंटे बिजली आया करती थी 2014 से पहले। आज पंचकूला सबसे पहला जिला बना जहाँ 24 घंटे बिजली, चाहे वो शहर के अंदर है चाहे वो गांव के अंदर है, वो आज मिल रही है। जब मैं विधायक होना, मुझे पानी के बारे में बताया गया कि हमने जो कजौली वाटर वर्क्स है पंजाब में, वहाँ से एक लाइन डलनी है, और जिसमें 18 क्यूसेक पानी जो है वो पंचकूला को मिलना है, लेकिन वो लाइन नहीं डली, इस कारण हमें वो पानी नहीं मिला। 62 करोड़ रुपए की लागत से वो पानी 25 किलोमीटर लंबी लाइन हमने डलवाई, कजौली वाटर वर्क से लेकर के पानी यहाँ पर आए, और आज पंचकूला के अंदर वाटर की पानी, पीने के पानी की कोई कमी नहीं। आज जो यहाँ का हमारा सिविल हॉस्पिटल है, 2014 के अंदर 100 बेड का हॉस्पिटल था, आज वो हॉस्पिटल 500 बेड का हॉस्पिटल बन गया। 300 बेड का काम कर रहा है, उसके अंदर ही 200 बेड का जच्चा बच्चा हॉस्पिटल यानी मदर चाइल्ड जी हॉस्पिटल 5 स्टोरी वो बन करके गया। आज वो पूरी तरह एयर कंडीशन है, हर तरीके की वहाँ पर जो सुविधाएं हैं, चाहे वो MRI है, CT स्कैन है, डायलिसिस है, कैथ लैब है, या हार्ट की जो भी डिसीज़ है, तो ये सब का प्रोविज़न और फ्री दवाइयाँ ये हमने पंचकूला के अंदर शुरू कराई है। बात करते हैं पिछली जो सरकार थी उसमें पूर्ण बहुमत में आप थे, अब जो सरकार है उसमें गठबंधन है, सहयोगी को उनके साथ सरकार चल रही है, जसपा भाजपा। इस गठबंधन को आप कैसे देख रहे हैं? आने वाले समय में 2024 में विधानसभा, लोकसभा चुनाव भी है और विधानसभा चुनाव भी है। गठबंधन सही तरीके में चल रहा है? भारतीय जनता पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी या जसपा के गठबंधन के साथ लड़ेगी? देखिए, आगे क्या होगा वो तो भगवान जानता है, लेकिन जो पिछले 3 साल का कार्यकाल रहा है, 3 साल के कार्यकाल के अंदर कहीं भी कभी भी गठबंधन के अंदर किसी भी प्रकार की आपस के अंदर भेद देखने को नहीं मिला। गठबंधन पूरी मजबूती के साथ सरकार चल रही है, और मुझे इसमें भी कोई अंदेशा नहीं कि आने वाले 2 साल पूरी मजबूती के साथ ये सरकार चलेगी, और उसके पश्चात जो भी
चाहे वो लोकसभा चुनाव होंगे, चाहे विधानसभा चुनाव होंगे, उसमें जो निर्णय होगा किस प्रकार से चुनाव लड़ते हैं। लेकिन ये 5 साल जो है वो अच्छे ढंग से सरकार जन सेवा करते हुए वो 5 साल पूरे करेगी। विपक्ष जो है लगातार, राजनीतिक बात मैं कर रहा हूँ आपके साथ, विपक्ष जो है चाहे उसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, चाहे इनेलो के अभय चौटाला है, विपक्ष लगातार सरकार के ऊपर हमलावर कि चाहे भ्रष्टाचार की बात कर लें, चाहे वो गठबंधन की नीति को लेकर बात कर लें। कैसे आप देखते हैं कि और जो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जो हुआ, उसकी जो एक भीड़ थी, एकजुटता होने की जो दिखी हरियाणा कांग्रेस के अंदर, उसको आप कैसे देखते हैं? आने वाला समय जो है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए कितना चुनौतीपूर्ण है? ये देखिए, जहाँ तक हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस का हाल है, साफ सब लोग जानते हैं कि किस प्रकार से कांग्रेस आपस के अंदर, गुटों के अंदर बटी हुई। आपने देखा कि किस प्रकार से पिछले 3 साल के अंदर जो कांग्रेस का जो हाल रहा है, जो आज मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि जो कांग्रेस की स्थिति है हरियाणा प्रदेश के अंदर, क्योंकि उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, सरकार के विरोध के अंदर किसी भी प्रकार का कोई मुद्दा उनके पास, उनके हाथ में नहीं है। दूसरी तरफ हमारी सरकार ने जो प्रयास किया है, जो ट्रांसपेरेंसी है, अब देखिए 1 लाख नौकरियां पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर हमारी सरकार ने दी। एक गरीब व्यक्ति, गरीब परिवार का बेटा, जब उसके घर बैठे उसके पास उसका अपॉइंटमेंट लेटर और पक्का नौकरी का अपॉइंटमेंट लेटर पहुंचता है, तो उस परिवार के अंदर ऐसे हजारों एग्जाम्पल हैं जो परिवारों ने कहा कि ये तो हमारी जो नौकरी मिल सकती थी वो केवल मनोहर लाल जी के इस सरकार के अंदर ही मिल सकती थी, इससे अलावा कोई हमें नौकरी नहीं मिल सकती। जिस ट्रांसपेरेंट वे से यहाँ पर भर्तियों को लेकर, इसको ट्रांसफर्स को लेकर के एक ट्रांसफर, एक उद्योग बना हुआ था, हमारी सरकार आई, ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी लेकर के आई, विशेष तौर पर अध्यापकों के लिए कि ऑनलाइन ट्रांसफर जो है उनकी चॉइस के मुताबिक उनको, और उससे 95% जो अध्यापक हैं वो सेटिस्फाइड हैं। 1-2% होंगे जो उनके व्यक्तिगत कारण होंगे, लेकिन ट्रांसफर पॉलिसी के अंदर जो ट्रांसपेरेंसी है, उसके अलावा जो हमने कहा कि जो बीपीएल परिवार, जो एक्चुअल बीपीएल परिवार, जो असल में गरीब हैं, उनके हक के ऊपर दूसरे लोग डाका ना डालें। यानी जो संपन्न परिवार हैं, उन संपन्न परिवारों की बजाय ऐसे गरीब लोगों को राशन मिले जो उसके डिजर्विंग हैं, जो उसके पात्र हैं। होता क्या रहा है कि जो बड़ी बड़ी कोठियों वाले, बड़े बड़े 2-2 गाड़ियाँ रखी हुई हैं, वो भी बीपीएल का कार्ड लिए फिर रहे हैं, वो भी बीपीएल का कार्ड सरकार ने आया, उसकी सारी जो स्क्रीनिंग कराई, और आपकी जानकारी के लिए कि 300 लगभग 3.5 लाख जो राशन कार्ड ऐसे लोगों ने बनवाए हुए थे जो उसके हकदार नहीं थे। अगर 3.5 लाख लोगों के राशन कार्ड कटे हैं तो 5.25 लाख लोगों के नए राशन कार्ड हमने बनाए। और जो उसकी सीमा थी, जो बीपीएल की सीमा थी, पहले 1,20,000 थी, हमारे मुख्यमंत्री जी ने उसको बढ़ा करके 1,80,000 किया। हमारी सरकार जो सबसे गरीब व्यक्ति, जो अंतिम व्यक्ति है, जो कतार के अंदर खड़ा हुआ है, यानी सबसे गरीब है, उस गरीब का जीवन स्तर ऊपर उठाने के लिए कार्य कर रही है। विपक्ष की एक और बात, आम आदमी पार्टी जो है बहुत सक्रिय नज़र आ रही है, और खासकर पंचकुला में अगर आपकी विधानसभा की बात करूं तो लगातार स्कूल के मुद्दे और भी जो मुद्दे हैं वो आम आदमी पार्टी उठाती रही है। क्या लगता है आपको 2024 में पंचकुला विधानसभा की अगर बात करें तो कितना बड़ा चुनौती मानते हैं? देखिए, मैं तो ये समझता हूँ कि अभी आप पार्टी जो है
जिस प्रकार से पंजाब के लोगों की अपेक्षाओं के ऊपर खरा उतरने में सफल नहीं हुई, जिन अपेक्षाओं के साथ पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी को सत्ता सौंपी गई थी, उसकी जो हवा है वो 3 महीने के अंदर ही निकल गई। गुजरात के अंदर भी इन्होंने कहा कि आन सरकार आ रही है, बड़े बड़े दावे किए, वहाँ फेल हो गई। तो हरियाणा तो बहुत दूर की बात है। हरियाणा के जो लोग हैं उनकी जो बहुत समझदार लोग हैं, हरियाणा की जनता बहुत समझदार है, पॉलिटिकली मैच्योर्ड है, उनको ये पता है कि कौन सी पार्टी हरियाणा के लोगों के हितों की सुरक्षा कर सकती है। एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहूँगा कि 8 साल के कार्यकाल में और आने वाला जो समय है, कौन से ऐसे महत्वपूर्ण कार्य था जो आपने सोचा था कि मुझे करना है, जो आपने कर दिया, और कौन सा ऐसा कार्य पेंडिंग है जिसके बारे में आपकी वर्किंग चल रही है? देखिए, 2 या 3 काम ऐसे हैं जो पंचकुला की विधानसभा के जी, वो मेरे संकल्प पत्र में भी हैं, थे। वही 2 या 3 काम बकाया। 95% काम जो है मैंने पूरा संकल्प पत्र देखा वो पूरे हुए। जैसे पंचकुला के अंदर मेडिकल कॉलेज, हालांकि मेडिकल कॉलेज की घोषणा हो चुकी है, मेडिकल कॉलेज के लिए ज़मीन चिन्हित हो गई है, मेडिकल कॉलेज की ज़मीन 30 एकड़ ज़मीन है वो अलॉट हो गई है। मेरा ये लक्ष्य है कि अगले आने वाले साल के अंदर मेडिकल कॉलेज यहाँ पर काम करना शुरू करे जी, इस बात को लेकर के मेरा प्रयास है। दूसरा एक विषय जो मेरे मन के अंदर है कि मेरे उस संकल्प पत्र के अंदर मेरे जो झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले भाई हैं, राजीव कॉलोनी, इंदिरा कॉलोनी, खड़क मंगोली या 1-2 छोटी मोटी और कॉलोनी, उन गरीब भाइयों को पक्की छत मिले, ये मेरा संकल्प है और उसको पूरा करने के लिए मेरा निरंतर प्रयास है। काफ़ी उसके अंदर प्रगति हुई है। मुझे लगता है कि आने वाले थोड़े दिनों के अंदर इस समस्या का समाधान हम कर पाएंगे। जैसा मैंने कहा कि 5000 करोड़ के विकास के काम हुए हैं, उनकी लिस्ट बहुत लंबी है। मैंने अभी किताब यहाँ पर दिखाई तो उसके अंदर वो सारे काम गिनाए नहीं जा सकते, लेकिन आज इस बात का भी संतोष है कि पंचकुला के अंदर कानून व्यवस्था जो है वो बहुत अच्छी और ठीक प्रकार से चल रही है। धन्यवाद गुप्ता जी आपका। धन्यवाद। दरअसल हमारे इस खास कार्यक्रम व्यक्तित्व में आज हमारे साथ पंचकुला के विधायक व हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष श्री ज्ञानचंद गुप्ता जी थे। और जैसा कि कहा जाता है, आपने सुना कि मेहनत और ईमानदारी कहीं न कहीं फल जरूर देती है। वही आपने गुप्ता जी के जुबानी से सुनी कि फ्लोर मिल से चल के आज विधानसभा अध्यक्ष के कुर्सी पर गुप्ता जी बैठे हैं। आगे इसी तरह के कार्यक्रम आप देखते रहिएगा। धन्यवाद।